India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी। गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड को नोटिस जारी। पूछा, पता लगाएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर गोपीनाथ रविन्द्रन की पुनर्नियुक्ति की रद्द। कहा, पुनर्नियुक्ति में अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप हुआ। रेप केस में टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार को राहत। पुलिस के केस बंद करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भूषण कुमार को एफआईआर रद्द करने की याचिका वापस लेने की दी अनुमति। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी और सभी प्रकार की नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। कोर्ट की ये टिप्पणी तब आई जब वो हेट स्पीच के मुद्दे पर लोगों और समूह की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट फरवरी में कई याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिनमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने घृणा फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों को ये निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी किया कि क्या उन्होंने तहसीन पूनावाला मामले में 2018 के फैसले के संदर्भ में हेट स्पीच और हिंसा फैलाने वाले पर अंकुश लगाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम घृणा फैलाने वाले भाषणों की समस्या की देश भर में निगरानी नहीं कर सकते। भारत जैसे बड़े देश में समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए कोई प्रशासनिक तंत्र है। सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस SVN भट्टी भी शामिल थे। मामले को अगले साल फरवरी में सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए बेंच ने कहा, समाज को पता होना चाहिए कि अगर किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसके बाद कार्रवाई होगी। हम ये कार्रवाई देश भर के आधार पर नहीं कर सकते, नहीं तो हर दिन अर्जियां आती रहेंगी। 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए थे और उन्हें घृणा अपराधों को रोकने और यहां तक कि अपराध दर्ज करने के लिए जिम्मेदार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया था। इससे पहले अप्रैल में देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हुए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को किसी भी धर्म के लोगों की ओर से दिए गए नफरत भरे भाषणों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉक्टर गोपीनाथ रविन्द्रन की फिर से नियुक्ति को रद्द कर दिया और कहा कि इस मामले में केरल सरकार के अनुचित हस्तक्षेप ने नियुक्ति को दूषित किया है। CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केवल कुलाधिपति या केरल के राज्यपाल ही इस पद पर नियुक्ति कर सकते हैं और यहां तक कि
प्रति कुलपति भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस मामले में अदालत ने नोट किया कि वास्तव में चांसलर ने डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन को इस पद पर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना भी माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार के अनुचित हस्तक्षेप वाली थी। हालांकि अदालत ने राज्य की इस दलील से सहमति व्यक्त की कि पुनर्नियुक्ति आयु सीमा के पर्चे से प्रभावित नहीं हुई थी, लेकिन इसने अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप के आधार पर पुनर्नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसलिए शीर्ष अदालत ने फरवरी 2022 के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पद पर डॉक्टर रविंद्रन की फिर से नियुक्ति को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि नियुक्ति की अधिसूचना कुलाधिपति द्वारा जारी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुचित हस्तक्षेप से ये खराब हो गई थी। केवल चांसलर ही नियुक्ति कर सकता है और प्रो चांसलर भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉक्टर रविंद्रन की 2021 की पुनः नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनकी पुनः नियुक्ति के समय वो 60 वर्ष की वैधानिक आयु सीमा पार कर चुके थे, क्योंकि उनकी पुनर्नियुक्ति के समय वो 61 वर्ष के थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से सहमति व्यक्त की, ये मानते हुए कि आयु सीमा पुनः नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगी। कन्नूर विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। उधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए के तहत धारा 3 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, लेकिन जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता कर रहा है, को पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश बेंगलुरु के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान मामले में अलायंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के खिलाफ 7 मार्च 2022 को ईडी द्वारा दायर एक शिकायत ने विवाद खड़ा कर दिया। ईडी ने याचिकाकर्ता पर पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाया। आरोपों से पता चलता है कि 2014 से 2016 तक अलायंस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता मधुकर अंगूर से परिचित थी, ने बिना किसी विचार के एक दिखावटी और नाममात्र बिक्री डीड निष्पादित करने की साजिश रची, जिसमें अलायंस यूनिवर्सिटी से संबंधित संपत्तियां शामिल थी। आरोपों पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने मामले को आगे बढ़ाया और जवाब में याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने आगे कहा कि प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का हिस्सा है। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहाँ न्यायालय ने कहा, शिकायत में किसी आरोपी को अगर पीएमएलए अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं दिखाया गया हो तो उसे अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों को बरी करने या अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों को बरी करने से लाभ होगा।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने अब पटना हाई कोर्ट की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर के अपने आदेश में कहा है, हम बेहद हैरान हैं कि अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आदेश को 1 साल तक लंबित कैसे रखा जा सकता है। इसलिए अदालत ने पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मामले का विवरण प्राप्त करने और 8 जनवरी 2024 तक शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आदेशों के अनुसार न्यायमूर्ति कुमार ने इस साल 4 अप्रैल को अपने रोस्टर से मामले को तब हटा दिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने उन्हें सूचित किया कि न्यायाधीश पहले इसी धनशोधन मामले से जुड़े जमानत मामलों में से एक में वकील थे। न्यायमूर्ति कुमार ने अपने आदेश में कहा था, इन परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित अनुमति लेने के बाद इस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। ये घटनाक्रम 2017 के धनशोधन के एक मामले में राजंती देवी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में हुआ। वो संदीप यादव की पत्नी हैं, जिस पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी का सदस्य होने का आरोप है। ईडी ने बिहार की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी को सूचित किया गया था कि यादव और अन्य ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संपत्ति अर्जित की है। न्यायमूर्ति कुमार के मामले से हटने के बाद एक अन्य एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने इसकी सुनवाई की। न्यायमूर्ति सिंह ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष अपील की गई। क्योंकि शीर्ष अदालत 28 नवंबर को सुनवाई के लिए आने पर अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इसे वापस लेने का फैसला किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सिने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को कर्मचारी राज्य बीमा निगम या ईएसआईसी में योगदान का भुगतान करने में विफलता से संबंधित एक मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी ने आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 अगस्त को जया प्रदा को ईएसआईसी के योगदान का भुगतान करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया था। चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने ईएसआईसी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जया प्रदा और सह आरोपी को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। ईएसआईसी के अनुसार जया प्रदा के स्वामित्व वाले अब बंद हो चुके सिनेमा थिएटर का प्रबंधन श्रमिकों के बकाये में से ईएसआई राशि की कटौती कर रहा था, लेकिन वो राज्य बीमा निगम को पैसे का भुगतान नहीं कर रहा था। 37,68,000 रुपए की राशि बकाया बताई गई थी। जया प्रदा और उनके भाई राम कुमार और राज बाबू जया प्रदा सिनेमा के साझेदार थे, जो लगभग 10 साल पहले निष्क्रिय हो गया था। ईएसआई अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रमुख नियोक्ता को नियोक्ता के योगदान के हिस्से और कर्मचारियों के योगदान के हिस्से के लिए भुगतान करना आवश्यक है। मुख्य नियोक्ता कर्मचारियों से उनके वेतन से उनके योगदान के हिस्से की वसूली करने का हकदार है। मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसने आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर को सजा निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीजेआई चंद्रचूड़ मौजूद थे, साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की। क्या कुछ कहा सीजेआई ने? उन्होंने लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं। वो हैं, हम नहीं, वो हैं।
मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूं, उलझे न भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा है आदर्श नया गढ़ जाने को। संविधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है, सारी शक्ति दे डाली है तुमको भारत को स्वर्ग बनाने को। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है। आंखें नदियां हो जाती तब जब दूध बिना बच्चा रोता है। समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा, पर दिल छलनी होता है जब कोई अवसर खोता है। आंखें नदियां हो जाती है जब दूध बिना बच्चा रोता है। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूं, पंथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूं। उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर मैं लाया हूं, इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। In 1866, there was a woman by the name of Cornelia Sorabji. Cornelia Sorabji did her graduation from the then Bombay University. She studied law at Oxford. She wanted to come back to India and improve the lot of the Pardanasheen women. I thought I must mention this because as I was looking at the audience, I said to myself how different our society is today from when Cornelia Sorabji entered the legal field. She was one, and she was denied the opportunity to be one because she was denied entry into the legal profession. So she did her LLB from Bombay University after returning from Oxford, but she couldn't get entry to the Bombay bar. So she goes to Allahabad and she appears for the pleader's examination in Allahabad. Parsi woman, going to the UK, coming back, not able to practice in Mumbai, goes to Allahabad, appears for the pleader's examination, all to gain entry. But now looking around at this audience today, I see not just a sprinkling of women, not just one woman, not just a sprinkling of women, but predominantly the voice of the women, which is now appearing in the emerging Supreme Court of today and the Supreme Court Bar Association of today. But do we take this for granted? Is this an accident? The other day when we were celebrating Constitution Day, we had judges, we had chief justices from across Africa, from the global south. While I was talking to them in the Chief Justice's conclave, the law minister spoke to the ministers in the ministers' conclave. And I was listening to each one of them from the Ivory Coast, from Botswana, from Ghana, from Eswatini, of course from our own neighborhood, Nepal, Bangladesh. And I said to myself, how blessed are we as Indian citizens? As I started to hear the stories which emerged from different states in Africa, I said to myself, how truly blessed and lucky are we to be a part of this nation and to be a part of this profession, the Supreme Court Bar. And it is important that we don't take it lightly. It's so very often that you take what you have so lightly because we get used to what we have. We get used to the comforts of home. We get used to the love of home. We get used to the love of friends, the friendship at the bar, the camaraderie at the bar. So very often
when you get things not on a platter, there are so many of you who have not got things on a platter, but they have had to struggle for where they are today. But when you get things which become a part of your daily life, you often take them for granted. Just as we take our rights, our entitlements for granted. But it is important that we look around us, in the world around us. It is important that we look around in the world around us, around our immediate neighborhood, beyond our own nation, to realize how indeed lucky we are to be born as Indian citizens at this time, when the Constitution itself approaches the 75th year, and so does the Supreme Court in a very short while from now. This morning, we have about 2,000 plus employees of the Supreme Court of India, and all these employees launched on a blood donation drive. I was there early morning when the first batch of 6 employees gave blood. I think that reflected in a great deal, and very senior doctors from the All India Institute of Medical Sciences came to the Supreme Court to oversee the process. I invited some of them to come to my court, and I was delighted to see some of the very senior heads of Department of All India Institute of Medical Sciences sitting in the first row observing what happens in the Supreme Court of India. And we had some very contested matters. But I must tell you something very interesting. Some time back, one of my colleagues had an attack of dengue. We needed a blood transfusion. But we drew on the credit of the blood which was given by our employees during the last blood donation camp to draw on the credit which was available to us as a court to ensure that my colleague came back to normalcy very quickly by the blood transfusion. So this is again a reminder that all of us are bound together in this cycle of existence. None of us in that sense is different from the other. None of us stands alone. Just as we sit together in this auditorium, cramped up in small seats, but that is an indicator to us. That's a symbol of our existence. We all exist together. And what the Constitution tells us is that we either survive or we perish together. Just yesterday, I had to deal with a very fraught case. The Supreme Court deals with fraught cases every day. Some courts have more than their share of fraught cases. And there are some times, as elections come, the number of fraught cases tend to increase in the court. And we as judges realize it. After elections take place, things settle down. As elections come closer and closer, the court becomes a site for political engagement. That's the truth of our society. I'm not looking at it with any value judgment. So we had this very fraught case which was going on, where Dr. Abhishek Singhvi was on one side and the Solicitor General of India was on the other side. And after they concluded their arguments, I turned to my 2 colleagues and I said, let's dictate the judgment on the spot, because that lends a degree of transparency. As I was dictating the judgment, I saw a very interesting sight. The Solicitor General got up from his seat, walked up to where Dr. Singhvi was sitting, and they were both involved in a chat to their heart's content. For a moment, I thought that they were joking about me. I thought perhaps they are saying, "Ye chief itna kyun likh raha hai?" Ya likha raha hai. Whatever they were speaking, maybe they were just speaking about what they had for lunch, or maybe they were cutting a joke or two about us judges. और संविधान दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे थे सीजेआई चंद्रचूड़, वो हमने आपको सुनाया। और इस दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। जो आदमी 50 साल की उम्र पार कर लेता है, उसको वापिस सोसाइटी को कुछ न कुछ देना चाहिए। वो कंसेप्ट किसी ने दिया है, मेरे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका है कंसेप्ट का नाम पे बैक टू द सोसाइटी। वो आगे लिखता है कि हम संसार में आए, हमारे पांव में जूते नहीं थे तो कांटे चुभते थे, तो हम चल नहीं पाते थे, तो किसी चर्मकार ने हमारे लिए जूते बनाए। हम संसार में आए तो नंगे थे,
हमें ठंड लगी तो किसी बुनकर ने, बुनाई करने वाले ने हमारे लिए कपड़े बनाए। ऐसे बहुत से काम किसी ने किए। हमारे बरसात में हमें परेशानी हो रही तो किसी ने हमारे लिए छाता बनाया, किसी ने हमारे लिए मकान बनाया। तो 50 साल के बाद हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वापस कुछ सोसाइटी को दें। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.